इसलिए सच बोलने की समाज में जब हिम्मत समाप्त हो जाती है तो कितनी भी जोर जोर से चिल्लाएं भारत माता की जय, कितना भी गले में पट्टा डाल लें, जब राष्ट्र विरोधी बिल पास हो रहा हो तो 117 एमपीओ का चुप रहना सबसे बड़ी गद्दारी है। वो अपने भी हों तब भी ये भ्रम निकल जाना चाहिए कि वो अपने हैं तो उनका गुनाह माफ किया जाएगा, बल्कि उनका गुनाह ज्यादा जोर से चिल्लाया जाएगा। सन 1947 में 15 अगस्त को ये पढ़ते पढ़ते बाल सफेद हो गए। तब शायद जिन लोगों का ये काम था, जिनकी ये जिम्मेदारी थी, वो कुछ और कामों में बिजी थे। लेकिन संचार क्रांति के इस दौर में बड़े से बड़ा, जिसे आप कहें बहुत बड़ा नेता है, बड़ा समाज सेवक है, बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, अगर आज भी सच बोलने की उनमें शक्ति नहीं है तो मान लीजिए कि वो कोई ना नेता है, ना समाज सेवक है, वो ठेकेदार दलाल हैं। इसलिए कि आज कोई बात किसी मन से झूठ कह करके कोई भाग नहीं सकता है। एक समय था एक तरफा संवाद होता है, महाज्ञानी बताने वाले मंच पे खड़े होकर के 5 घंटे में 25 झूठ बोल के चले जाते हैं, कोई पूछता नहीं है उनसे। इसलिए कुछ सच आपसे छुपाए गए। मैं उन कारणों पे नहीं जाना चाहता, न मेरे पास यह समय है कि मैं किसी की गलती निकालूं। 20 साल पत्रकारिता के बाद मैंने अपने सफर में तय किया कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कितना बड़ा राष्ट्रवादी है, कौन नहीं है। आज के युवा को सच बात तथ्यों पे बता दें, ओरिजिनल सोर्स के साथ बता दें, वो युवा तय कर लेगा कि क्या करना है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, इससे बड़ा झूठ पूरे संसार में आज तक नहीं बोला गया। हम यही सुन रहे हैं 70-72 साल से। इसलिए राजनीतिक लोगों की मजबूरी होती है कि जो एक बात चल रही होती है उससे आगे नहीं जाते, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करते। और शायद वो इसलिए नहीं करते कि समाज जो है सच सुनना नहीं चाहता। जिनको ये करना चाहिए था उन्होंने अपने स्वार्थों में नहीं किया, मैं नहीं जानता। लेकिन ये 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, ये झूठी नहीं है, ये पूरी एक नस्ल को मिसगाइड कर दिया गया। न भारत की संसद में, न आर्काइव में, न ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, न उनकी आर्काइव में कोई ऐसी सोर्स नहीं है जिसमें कोई यह तय करके बता दे कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। जो हुआ था, जो लिखा हुआ है, उसको कोई नहीं बताता। और ये कोई हजारों साल पुरानी हिस्ट्री नहीं है कि कोई कहे कि साहब 2000 साल पुरानी बात है, किसने लिखी है हमें नहीं पता। इतिहास में 50 और 100 साल एक लम्हे और क्षण के बराबर होता है। तब भी कॉन्फिडेंस देखिए नेताओं का, खूब झूठ बोलते हैं। अब अगर कोई थोड़ा थोड़ा सच बोलने लगा है तो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। और इसमें भी अपना एक कंट्रडिक्शन है। यात्रा का नाम है भारत जोड़ो। जिन्होंने भारत के टुकड़े किए वो भारत जोड़ने निकले हैं। और इस देश में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे जजेस हैं, कैसे कैसे रॉ के पूर्व डायरेक्टर हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, वो उस भारत जोड़ो यात्रा के अंग बने हुए हैं। 15 अगस्त
1947 को भारत आजाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी और वो भी अधूरी हुई थी। ये सवाल बहुत साधारण है, कोई बहुत इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश इंडिया का जो आखिरी वॉइस रॉय था, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, यह बताया जाता है कि वो आखिरी वॉइस रॉय था। 15 अगस्त 1947 को वो शख्स भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। क्या बड़ी आजादी है भाई। और एक और झूठ बोला जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री फूल वाले चचा थे। अब किसी से यह पूछो कि पहले प्रधानमंत्री ने शपथ कब ली थी, तो शर्माने लगते हैं। कहां शपथ ली, किस डेट में शपथ ली, शपथ किसने दिलाई, किस झंडे के नीचे खड़े होते और किसके प्रति आपने अपनी निष्ठा, यह सवाल पूछ लो तो कहते हैं कि यह भड़का रहा है। लेकिन हम यही सुन रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं। तो जब समाज किसी की सुनी सुनाई बातें, किसी के द्वारा प्रचार की हुई बातों का समाज के अंदर प्रचार करता है, समझ लीजिए वो समाज मरने लगा है। लेकिन खुशी है कि इस सफर में यह कभी सोचा नहीं था कि हम जैसे साधारण से लोग जब कोई बात कहेंगे, पता नहीं लोग हमारी बात को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो जीवन में नौकरी और तमाम सारे झंझटों से एक दिन छुटकारा पाया और जीवन में जाने से पहले एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि सच बात को जो ओरिजिनल सोर्स के साथ है, भारतीय सनातनी हिंदू के सामने रखेंगे। अगर ये नहीं सुनेगा तो नहीं बोलेंगे। लेकिन इस 10 साल के, 11 साल के सफर में लाखों लोग जब सुनने आते हैं तो हिम्मत बढ़ जाती है कि भारतीय सनातनी समाज सच सुनने के लिए तैयार हो गया है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम के आयोजक कल्याण कर्नाटका जागरण मंच और दक्षिण भारत में मुझ जैसे साधारण से व्यक्ति को इतने अच्छे, इतने बेहतरीन, इतने गणमान्य लोगों से आमना सामना कराने वाले मेरे बड़े भाई, हैदराबाद के अंदर वहां के एक बड़े डॉक्टर मोहन गुप्ता ने यह बीड़ा उठाया और आज वो मेरे साथ मंच पे मैंने इसलिए बैठाया कि लोग बार बार ये पूछते हैं कि कर्नाटक में आपको बुलाता कौन है। तो मैंने कहा कि मैं सार्वजनिक कर दूं कि कर्नाटक में मुझे बुलाने वाला आदमी हैदराबाद में बैठा है। आप जब हैदराबाद का नाम आता है तो आपको एक आदमी की तस्वीर आपके मन मस्तिष्क में उभरने लगती है। अजीब उसका चाल चलन है। छोटे भाई का पजामा बड़े भाई की शेरवानी पहने घूमता है। लेकिन उसी हैदराबाद में बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं, जिसमें डॉक्टर मोहन गुप्ता साहब हैं। मुझे करीब करीब आपके शहर में आए कोई 24 घंटे हो गए। मंच पे जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, लिंग राजप्पा साहब, उन्होंने मुझे आज कुछ मंदिरों के दर्शन कराए।
इसलिए मैं यहां से कोई 40 किलोमीटर दूर शक्तिपीठ थी, वहां गया। लौट के जब मैं आ रहा था तो मैंने सड़क पर जो नाम लिखे होते हैं हर शहरों के, वो मुझे पता नहीं था। एक नाम ने मेरी अटेंशन को खींचा और तब से मेरे मन में यह सवाल है कि दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे बड़ी क्रांति सनातनी हिंदू समाज अपनी मान्यताओं, परंपराओं, सरोकारों की अगर हुई है तो कर्नाटक में हुई है। इतनी जागृति के बाद, दो बार सत्ता मिलने के बावजूद भी अगर इस शहर में अफजलपुर है तो फिर यह राष्ट्रवाद अधूरा है। आप कह सकते हैं कि नाम तो बहुत सारे होते हैं, नाम में क्या रखा है? क्योंकि कुछ तथाकथित लोग जो हमारे समाज में लगता है कि उनके पास डिग्री बड़ी है, ज्यादा पढ़ गए हैं, उन्हें एहसान भाई के साथ चवन्नी का बिजनेस भी करना है, कुछ दुकान भी चलानी है, किसी के वोट भी लेने हैं, ऐसे लोग ज्ञान बहुत देते हैं। इतिहास को क्यों पढ़ना है, इतिहास में पढ़ के क्या होने वाला है, यह मूर्खता हम सिर्फ सनातनी हिंदुओं से सुनते हैं। और इसलिए सुनते हैं कि हमारे बीच में लालची और कायरों की भरमार है। जो लोग बार बार ये कहते हैं नाम में क्या रखा है, नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम में इसलिए सब कुछ रखा है, वॉशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट पर नाम ही तय करता है कि तुम्हारी आरती उतारी जाएगी या पैंट। नाम की अपनी ताकत है। इसलिए आपके यहां अगर अफजलपुर है तो इसलिए है कि अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में सरकार बदली तो हिंदुओं का चरित्र बदलने वाली पार्टी भी बदल गई और वहां बैन लग गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस अफजल खान की उस षड्यंत्र को समझ करके उसके वार करने से पहले ही उसको मार दिया, उस तस्वीर पर लगाने पे बैन था। ठेकेदार बोले नहीं, चुप, मुंह बंद। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर आपके शहर में, अभी तक तो मैं सिर्फ यही मानता था कि कासिम रिजवी के वारिस, उसी से आप परेशान हैं, लेकिन अगर यहां अफजलपुर है तो इसका मतलब है कि छत्रपति शिवाजी की कहानियां और जीजाबाई की कहानियां नहीं सुनाई गई। इसलिए मुझे अफजलपुर पे इसलिए ऑब्जेक्शन है, यह अफजलपुर ही इस देश के 17 करोड़ मुसलमानों में अफजल गुरु बनने की प्रेरणा देता है। अगर अपने समाज में अफजल गुरु पैदा ना हो तो अफजलपुर का नाम 24 घंटे में हटाइए। ये बच्चे जब आपसे पूछेंगे कि आप बहुत बड़ी बातें करते थे, हिंदुत्व की राजनीति करते थे और हजारों 100 संगठन, साल पुराने संगठन प्रवचन देते हैं, तो फिर ये अफजल गुरु को देखने के बाद, अफजलपुर को देखने के बाद कौन बनना चाहेगा शिवाजी? इसलिए ऐसे ही नाम नहीं बदल रहे हैं। एक बड़ा झूठ, पाखंड चला हमारे यहां, और दुनिया में हम एकमात्र लोग हैं
कि हमको कोई भी झूठ बोलता है, कोई भी पाखंडी आता है, हम उसी की बात मान लेते हैं। जो समाज शास्त्रार्थ करता था, डायलॉग करता था, किसी भी विवाद पर डायलॉग करता था, वो समाज एक लंबे से कालखंड के कारण इतना डब्बू और डरपोक हो गया कि किसी बात के ऊपर अपने सच तर्कों के साथ रखने से घबराता है। किसी के नाराज हो जाने से, असुरक्षा के कारण आप सच बात नहीं बोलते। और कुछ लोग हैं जिन्हें आज भी सच बोलने से डर लगता है। इसलिए मैं मानता हूं सरकारें, संगठन ये टूटते बनते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। मनुष्य की उम्र होती है, संगठनों की भी उम्र होती है और पार्टियों की भी उम्र होती है। बड़े बड़े दानिश्वरों ने लिखा है कि कोई भी संगठन, चाहे वो राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, 100 साल के बाद समाप्त होने लगता है। अब उसमें आप समाप्त करने में अपनी एनर्जी जाया मत कीजिए। (1885) में उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा, जहां की कहानियां आपने सुनी होंगी। उस इटावा का एक कलेक्टर था। उस कलेक्टर को एक एजेंडा सौंपा गया और कितनी समझदारी से यह काम किया। 1857 की घटना आप सबको याद होगी, जिसे हम आर्म्ड स्ट्रगल कहते हैं, सशस्त्र क्रांति कहते हैं। यह दुर्भाग्य हमारा कि 1857 का जो नायक था, जो हमारा हीरो था, ये राष्ट्र और ये देश और ये सत्ताएं उसके जन्मदिन तक की तिथि सही नहीं जानती। इसलिए हम कायरों को महान बता करके पुरुषार्थियों को जब समाप्त करने की परंपरा समाज में होती है, तो हर समाज कायर बनके सत्ता के टॉप पे पहुंचना चाहता है। अभी मेरठ से लौटा हूं मैं कोई हफ्ते भर पहले। मेरठ में उस सशस्त्र क्रांति के नायक की कहीं छोटी सी मूर्ति भी नहीं लगी।